हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है। प्रीलिम्स का एक भी पॉइंटर और मेंस का कोई भी पर्सपेक्टिव मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी, फिर सोशल जस्टिस एंड हेल्थ, उसके बाद GS3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और फाइनली GS3 इकोनॉमी। तो पहला सेक्शन है GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सेफ और वेल मेंटेन्ड रोड्स प्रोवाइड करना स्टेट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। इसे सीधा आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ का हिस्सा मान लिया गया है। कोर्ट ने अपना आर्टिकल 142, जो उन्हें कंप्लीट जस्टिस की पावर देता है, उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वैल्व की तरह यूज किया और गवर्नमेंट की 4 ईज स्ट्रैटेजी को एनफोर्स किया। ये 4 ईज है: एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। अब इस फैक्ट को सोचिए, नेशनल हाईवेज हमारी टोटल रोड नेटवर्क का सिर्फ 2% है, लेकिन ट्रैफिक फैटेलिटीज का 30% वहीं होता है। सिर्फ 2025 के पहले हाफ में 26,770 डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहां एग्जीक्यूटिव लगातार फेल हो रहा था। अब आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ पर। हाल ही में हुए मास डिफेक्शंस ने एक बहुत बड़ी डिबेट छेड़ दी है। देखिए, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू स्प्लिट अलाउ करने वाला पैराग्राफ 3 डिलीट कर दिया गया था। तो अब स्ट्रिक्टली सिर्फ मर्जर एक्टिव है, यानी पैराग्राफ 4, जिसमें इम्यूनिटी तभी मिलती है जब 2/3 मेंबर्स अग्री करें। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो याद रखना है वो है 2019 का श्रीमंत बाला साहिब पटेल केस। इस केस में कोर्ट ने क्लियरली रूल किया था कि सिर्फ रिजाइन कर देने से डिफेक्शन का दाग नहीं धुलता। एक डिस्क्वालिफाइड मेंबर बिना री इलेक्शन जीते मिनिस्टर नहीं बन सकता। इस हाई डेंसिटी इन्फॉर्मेशन को हम प्रीलिम्स के एंगल से जल्दी से ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। इसके तहत नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड 3 साल के टर्म के साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी संभालेगा और नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल 5 साल के टर्म के साथ डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि NST के पास सिविल कोर्ट की पावर्स है और नॉर्मल सिविल कोर्ट्स का इस पर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। दूसरा अपडेट, इलीगल इमिग्रेशन के डेमोग्राफिक इम्पैक्ट्स को स्टडी करने के लिए नवलेकर पैनल बनाया गया है। 1 साल के टर्म वाले इस पैनल में शमिका रवि और सेंसस कमिश्नर शामिल हैं। और तीसरा, सबसे क्रूशियल पॉइंट, बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR एक्सरसाइज। इस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अभी पेंडिंग है। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये तय करेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सिटीजनशिप डिटर्मिन करने में पार्लियामेंट को बाईपास किया है। ये आगे चलकर असम और वेस्ट बंगाल जैसे बॉर्डर स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट करने वाला है। स्टेट पॉलिटी में 2 और बड़े इश्यूज हाईलाइट हुए हैं। पहला, असम UCC 2026 बिल। ये बिल एक्सप्लिसिटली शेड्यूल्ड ट्राइब्स और आदिवासी कम्युनिटीज को एग्जेम्प्ट करता है। एक तरफ गवर्नमेंट का स्टैंड है कि ये माइनॉरिटी विमेन की सोशल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, वहीं ऑपोजिशन ट्राइबल कस्टम्स और कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिफॉर्मिटी पर सवाल उठा रहा है कि भाई अगर सब पर लागू नहीं हो रहा तो ये यूनिफॉर्म कैसे हुआ। दूसरी तरफ अगर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स की बात करें तो कावेरी रिवर पर मेकेडातू प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु का चैलेंज प्री मैच्योर बोलकर डिसमिस कर दिया है, क्योंकि प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी CWMA और CWRC के पास पेंडिंग है। लेकिन इंटरस्टेट वाटर शेयरिंग के लिए आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट बने या ना बने, कर्नाटका एनुअली 177 TMC FT पानी लोअर राइपेरियन स्टेट्स को रिलीज करने के लिए लीगली बाउंड है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ क्वाड ने एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटेजिक काउंटर इनिशिएट किया है। एज वी नो, चाइना ने रेयर अर्थ्स पर 2025 एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए थे। इसके जवाब में अब US लेड पैक्स सिलिका और क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव ने सप्लाई चेन्स के लिए $20 बिलियन मोबिलाइज किए हैं। ये मूव क्वाड नेशंस के डोमेस्टिक लॉस को ब्रिलियंटली हार्मोनाइज करता है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। इसके अलावा 11th क्वाड मीट का पूरा फोकस पर्शियन गल्फ, खासकर हॉर्मुज़ और साउथ चाइना सी की टेंशन्स पर रहा। रियल टाइम कमर्शियल डेटा एक्सेस करने के लिए इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और सर्वेलेंस को एक्सपैंड किया जा रहा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया अब फिजी में क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप पायलट कर रहा है। अब देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी के नज़रिए से सिर्फ ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी काफ़ी नहीं है। हमें इस साइबर सिक्योरिटी ट्रायड को समझना होगा। इसमें शामिल हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी यानी हमारी फिजिकल मशीनरी और पावर ग्रिड्स, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
मेंस के पर्सपेक्टिव से सोचे तो अनवेरिफाइड इंपोर्टेड IoT डिवाइसेस जैसे फ्यूल ट्रक्स पर लगाए गए GPS ट्रैकर्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बैकडोर वर्नरेबिलिटीज क्रिएट करते हैं। इनकी वजह से स्टेट स्पॉन्सर्ड रिमोट डिसरप्शंस का एक बहुत रियल खतरा रहता है। इसलिए नेशनल सॉवरेनिटी बनाए रखने के लिए हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आत्मनिर्भर भारत प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होना अब एब्सोल्युटली क्रूशल हो गया है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 3 पर, सोशल जस्टिस और हेल्थ। 60%। एक सेकंड के लिए इस नंबर के गंभीरता को समझिए। हाल ही में आई SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 रिवील करती है कि आज इंडिया में 60% मौतों का अकेले कारण नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी NCDs हैं। इस एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट की डिटेल्स काफ़ी अलार्मिंग है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस 32.1% के साथ डेथ का लीडिंग कॉज बन गए हैं, और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि 15 से 29 साल के यूथ में सुसाइड लीडिंग कॉज बन चुका है एट 19%, जो हमारे यहाँ के सिवियर एकेडेमिक, फाइनेंशियल और एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेसेस को क्लियरली दिखाता है। अगर जियोग्राफिक स्प्लिट देखें तो NCD डेथ्स रूरल एरियाज के 58.8% के मुकाबले अर्बन एरियाज में 64.8% पर हैं। तो अब इंडिया एक डबल बर्डन फेस कर रहा है, जहां क्रॉनिक और इन्फेक्शियस डिजीजेस दोनों एक साथ चल रहे हैं। जब हार्ट डिजीज 30-40 साल के एज ब्रैकेट में शिफ्ट हो रहा हो और यूथ सुसाइड्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हों, तो ये प्योरली एक हेल्थ इशू नहीं रहता, ये हमारी नेशनल इकोनॉमिक वर्कफोर्स पर एक डायरेक्ट और सिवियर खतरा बन जाता है। इस सब के बीच करप्शन और डाइवर्जन रोकने के लिए एक नया टेक ड्रिवन मॉडल सामने आया है, दिल्ली का PDS डिजिटल करेंसी सिस्टम। यहाँ बेनिफिशियरी को फिजिकल ग्रेन्स या कैश देने के बजाय सब्सिडी का अमाउंट सीधे उनके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC वॉलेट में डिपॉजिट किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस वॉलेट से सिर्फ ऑथोराइज्ड आउटलेट्स पर और सिर्फ फूड ग्रेन ही खरीदा जा सकेगा। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ग्रेन डाइवर्जन को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, GS3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। प्रीलिम्स के लिए इसमें आने वाले एक्ट्स और आर्टिकल्स को जरूर नोट कीजिएगा। वेटलैंड्स प्रोटेक्शन पर अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल डिबेट चल रही है। देखिए, 1971 का रामसार कन्वेंशन नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों वेटलैंड्स को इक्वली प्रोटेक्ट करता है। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के 94 रामसार साइट्स में से 39 ह्यूमन मेड ही हैं। लेकिन कैच यहाँ है कि 2017 के वेटलैंड्स रूल्स इन ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन से आर्बिट्ररीली बाहर निकाल देते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पेटिशनर्स का वैलिड आर्ग्यूमेंट ये है कि आर्टिफिशियली इनको एक्सक्लूड करना एनवायरमेंटल प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेग्रेशन का डायरेक्ट वायोलेशन है, क्योंकि ये प्रिंसिपल किसी भी स्टेट को अपने एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल लीगल प्रोटेक्शंस को कमजोर करने से रोकती है। चंबल रीजन से ग्राउंड लेवल की एक ब्रूटली सच्ची रियलिटी निकल कर आई है। वहां के फ्रंटलाइन फॉरेस्ट गार्ड्स इलीगल सैंड माइनिंग माफियाज के खिलाफ एक्शन लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होने का डर होता है। और हम जानते हैं कि नेशनल चंबल सैंक्चुरी घड़ियाल के लिए कितना फ्रेजाइल और इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैबिटेट है। इस डेस्परेट सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच ली और आर्टिकल 142 का यूज किया। उन्होंने यूपी, MP और राजस्थान को डायरेक्ट किया है कि वो इन गार्ड्स को आर्म्ड फोर्सेस की ही तरह BNSS के सेक्शन 218(3) के तहत इम्यूनिटी देने पर विचार करें। साथ ही CCTV सर्वेलेंस लगाने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज को अर्जेंटली भरने के भी ऑर्डर्स दिए गए हैं। ये इन गार्ड्स के लिए क्रिटिकल ऑपरेशनल फ्रीडम है। और अब हमारा फाइनल सेगमेंट, सेक्शन 5, GS3 इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी। ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स की बात करें तो इंडोनेशिया की रीसेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी शिफ्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इंडोनेशिया की स्टेट रन एजेंसी PT धनांतरा एक्सक्लूसिवली पाम ऑयल, थर्मल कोल और फेरो एलॉयज एक्सपोर्ट करेगी। इंडोनेशिया का कहना है कि अंडर इन्वॉइसिंग की वजह से उन्होंने पिछले 34 सालों में करीब $900 बिलियन लूज किए हैं। वो इस रेवेन्यू लीकेज को रोकना चाहते हैं, लेकिन इस सॉवरेन वेल्थ फंड मनोवर ने इंडिया और चाइना जैसे मेजर इंपोर्टर्स के लिए एक मैसिव सप्लाई चेन डिसरप्शन का डर पैदा कर दिया है। इंडिया पाम ऑयल और थर्मल कोल के इंपोर्ट्स पर डीपली रिलायंट है, इसलिए वहां बनी किसी भी स्टेट मोनोपोली का असर हमारी डोमेस्टिक मार्केट्स पर डायरेक्टली आना ही है। और अब आखिर में बात करते हैं एक ऐसी क्राइसिस की जिसने एनर्जी सेक्टर में सबकी नींद उड़ाई हुई है, द हॉर्मुज क्राइसिस।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानियन टारगेट्स पर यूएस स्ट्राइक्स ने इंडिया की एनर्जी इकोनॉमी को सिवियरली स्ट्रेन कर दिया है। हालांकि इंडिया ने यूएई के साथ क्रूड ऑयल स्टोर करने का अग्रीमेंट करके अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को थोड़ा जरूर डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एनालिटिकल सवाल ये उठता है कि जब ग्लोबल क्रूड प्राइसेस स्पाइक करते हैं और फ्रेट कॉस्ट बढ़ते हैं, तो क्या हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये कॉस्ट सीधे कंज्यूमर्स पर पास थ्रू कर देनी चाहिए ताकि स्टेट फाइनेंसेस बच सके, या फिर क्या उन्हें हर रोज होने वाले मैसिव लॉसेस को अब्जॉर्ब करते रहना चाहिए? आखिर इन फ्यूल प्राइसेस को हम कब तक आर्टिफिशियली शील्ड करके रख सकते हैं, और क्या ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल प्रैक्टिस है? इस प्रश्न पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि सच कहूं तो आपके मेंस के सबसे बेहतरीन एनालिटिकल आंसर्स यहीं से बनेंगे। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगले सेशन तक अपनी तैयारी मजबूत रखें और पढ़ते रहें। Okay, let's dive into this. हमारे पास 4 मेन ब्लॉक्स हैं। पहला, गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। दूसरा, ग्लोबल रिलेशंस एंड डिफेंस। तीसरा, क्लाइमेट फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर। और चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी। ये पूरा फ्रेमवर्क स्ट्रिक्टली सिलेबस से अलाइंड है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ GS2 के फोकस एरियाज, खास करके स्टैट्यूटरी बॉडीज और इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स पर हमारा ध्यान रहेगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बनाई इस हाई लेवल कमिटी के सदस्यों को ध्यान से देखिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर जी चेयरपर्सन हैं। इनके अलावा रिटायर्ड IAS दुर्गा शंकर मिश्रा, रिटायर्ड IPS बालाजी श्रीवास्तवा और PM की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की डॉक्टर शामिका रवि इसमें शामिल हैं। MHA के जॉइंट सेक्रेटरी फॉरेनर्स 1 भी इसमें मेंबर सेक्रेटरी का रोल निभाएंगे। और टाइमलाइन एकदम स्ट्रिक्ट, 1 साल का वक्त दिया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर मैक्सिमम 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। ये फैक्चुअल डिटेल्स बहुत ही क्रूशियल हैं। इस कमिटी का मेन काम MHA के उस मैंडेट को पूरा करना है जो इलीगल इमिग्रेशन से हो रहे अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस को असेस करने के लिए लाया गया है। प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो ये इलीगल इमिग्रेशन असेसमेंट पर फोकस्ड है, लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल एक सिक्योरिटी और सोशियो कल्चरल थ्रेट का बड़ा मुद्दा है। इसका अल्टीमेट लक्ष्य एक ऐसा परमानेंट ऑपरेशनल मैकेनिज्म बनाना है जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स को ठीक से आइडेंटिफाई करके उनका डिपोर्टेशन सुनिश्चित हो सके। ये बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स 2026 के ढांचे को समझना भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए ध्यान दें कि अब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बोर्ड को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को रिकॉग्नाइज करने का पावर मिल गया है। साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल अब एक स्पेशलाइज्ड एपेलेट बॉडी बन गया है, जिसने सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को इन मुद्दों से पूरी तरह बाहर कर दिया है। मेंस के हिसाब से अगर देखें तो ये सालों से चले आ रहे एड हॉक एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह खत्म करता है, खेल प्रशासन में एक बाइंडिंग अकाउंटेबिलिटी लाता है। और हाँ, भारत के ओलंपिक होस्ट करने के एम्बिशंस के लिए ये लॉ स्ट्रक्चर लिटरली एक गेम चेंजर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ग्लोबल रिलेशंस और डिफेंस की तरफ। ये GS2 और GS3 दोनों के लिए काफी अहम है। यहाँ इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी और डिफेंस इंडिजिनाइजेशन दोनों को डीपली एनालाइज किया जाएगा। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द न्यूआंस ऑफ डिप्लोमेसी। ध्यान दीजिए कि कैसे प्रधानमंत्री की अलग अलग मुलाकातों में डिप्लोमैटिक शब्दों का प्रिसाइज चयन होता है। जापान के फॉरेन मिनिस्टर तोशिमित्सु मोटेगी के साथ मुलाकात को स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का नाम दिया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग के साथ हुई मीटिंग को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क में रखा गया। रणनीतिक विश्लेषण में इन डिप्लोमैटिक टर्म्स का अंतर समझना बेहद जरूरी होता है। इन मुलाकातों के पीछे शेयर्ड गोल्स क्या हैं? एक सिक्योर और फ्री इंडो पैसिफिक, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग, सप्लाई चेन रेजिलियंस और क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स जिस तेजी से बदल रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसी एक देश की सप्लाई चेन पर कंप्लीटली डिपेंड रहना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इन स्ट्रैटेजीज पर इतना बड़ा फोकस है। अब एक ऐसी टेक्निकल टर्म समझते हैं जो मॉडर्न वॉरफेयर का बेस है, SAD, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। इसका सीधा सा अर्थ है दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेस को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय कर देना। किसी भी मॉडर्न हवाई युद्ध में एक्चुअली ये सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। और इसी SAD कैपेबिलिटी से जुड़ा है रुद्र M2 मिसाइल का हाल ही में हुआ सक्सेसफुल टेस्ट।
प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स याद रखें, ये एक एयर टू सरफेस न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर Su-30 MKI फाइटर जेट से टेस्ट किया। मेंस के एनालिसिस में देखें तो ये आईएफ की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। सबसे जरूरी बात, ये रशियन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स पर हमारी डिपेंडेंसी को ड्रास्टिकली कम करता है, जो कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के विजन से परफेक्टली अलाइन होता है। ओके, मूविंग ऑन। हमारा तीसरा मेन थीमेटिक ब्लॉक है क्लाइमेट फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर। यहाँ हम इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क्स और डिजिटल एग्रीकल्चर की उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो GS3 के लिए क्रूशल हैं। भारत के कार्बन फ्रेमवर्क का एवोल्यूशन सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। सबसे पहले आई PAT स्कीम, जो बेसिकली एक हिस्टोरिकल टारगेट बेस्ड कंजर्वेशन अप्रोच थी। उसके बाद आया ESC सर्ट्स, यानी एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स का ट्रांजिशनल फेज। और अब हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पावर और MoFECC में इन्हें पूरी तरह रिप्लेस करके नए कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स यानी CCCs लॉन्च किए हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस नए इंडियन कार्बन मार्केट का मैकेनिज्म कैसा है? प्रीलिम्स के लिए नोट्स बना लें कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इसका रेगुलेटर। मेंस के लिए इसका सो व्हाट फैक्टर क्या है? हमें 2030 तक अपनी जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी में 45% की कमी लानी है, और इस मैसिवली एम्बिशियस टारगेट के लिए बहुत सारा क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए। तो ये नया फ्रेमवर्क स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स जैसी हेवीली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को सिंपली आर्थिक रूप से प्रेरित करेगा कि वो अपना फुटप्रिंट कम करें और क्रेडिट्स बेच सकें। अब थोड़ा कृषि क्षेत्र की तरफ रुख करते हैं। एग्रीस्टैक DPI यानी एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस ओपन सोर्स सिस्टम के 3 बुनियादी स्तंभ हैं। पहला, एक फार्मर्स रजिस्ट्री जिसमें हर किसान को एक यूनिक ID दी जाएगी। दूसरा, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स। और तीसरा, क्रॉप जोन रजिस्ट्री। ये तीनों मिलकर हमारे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। इसका एक्चुअल ग्राउंड इम्पैक्ट क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसे UPI और आधार जैसी ओपन सोर्स स्टैंडर्ड्स पर बेस कर रही है। अगर इसे मेंस पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें तो एक बार यह सिस्टम फुली ऑपरेशनल हो गया तो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और सरकारी डिपार्टमेंट्स के बीच का साइलो डेटा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की प्रोक्योरमेंट, फसल बीमा योजना के क्लेम्स और बैंक लोन्स का डिलीवरी सिस्टम बहुत फास्ट और सीमलेस हो जाएगा। साथ ही आने वाले वक्त में यह प्राइवेट AI एग्रीटेक मॉडल्स को पावर करने के लिए जरूरी डेटा भी प्रोवाइड करेगा। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी। यहां GS3 के तहत आने वाले लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स और क्रिटिकल मेडिकल इनोवेशंस की बात होगी। क्लियर टेक्नोलॉजी, ये टर्म जरूर नोट कीजिए। ये एक ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म है जो प्रोटीन इमेजिंग में कंप्लीटली एक क्रांति ला रही है। इसकी मदद से सेलुलर स्ट्रक्चर्स को ऐसी अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी के साथ देखा जा सकेगा जो पहले पॉसिबल ही नहीं था, जिससे गंभीर बीमारियों को उनकी सबसे शुरुआती स्टेज पर ही पकड़ना आसान हो जाएगा। प्रीलिम्स के हिसाब से इसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन ध्यान में रखें, कैंसर और न्यूरोबायोलॉजिकल डिजीजेस का अर्ली डिटेक्शन। पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ब्रॉड सिग्निफिकेंस समझना जरूरी है। हमारे देश की मोर्टेलिटी प्रोफाइल में तेजी से शिफ्ट आ रहा है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस खतरनाक रूप से बढ़ रही हैं। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में एक इंडिजिनस और एक्सेसिबल अर्ली डिटेक्शन इमेजिंग टेक्नोलॉजी का आना एक बहुत बड़ी राहत है। ये लोगों के आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ खर्चों को ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगी और डेफिनेट रूप से सर्वाइवल रेट्स में काफी बड़ा सुधार लाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में बजट नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं। अब इस एग्जैक्ट फिगर पर नजर डालिए। 1427.61 करोड़ रुपीस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने तमिलनाडु में NH83 के नागापट्टिनम थंजावुर सेक्शन पर 4 लेन थिरुवरुर बाईपास के निर्माण के लिए ठीक इतनी ही स्पेसिफिक राशि मंजूर की है। Now, what's really interesting about this slide is इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का PM गति शक्ति विजन से डायरेक्ट कनेक्शन। प्रीलिम्स के लिए समझें कि ये बाईपास तिरुचिरापल्ली और कोयंबटूर जैसे इनलैंड इंडस्ट्रियल हब्स को डायरेक्ट कराईकल और नागापट्टनम जैसे ईस्टर्न कोस्टल पोर्ट से जोड़ देगा। और मेंस पर्सपेक्टिव में इसकी अहमियत ये है कि एक एफिशिएंट लॉजिस्टिकल नेटवर्क फ्रेट ट्रांजिट टाइम को काफ़ी हद तक घटा देता है, जो डायरेक्टली रीजनल एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग को एक सॉलिड बूस्ट देगा। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक डीप थॉट के साथ इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर, कार्बन मार्केट्स और बॉर्डर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स का आपस में जुड़ना
ये सारी चीजें मिलकर 2030 तक भारत के गवर्नेंस आर्किटेक्चर को किस तरह कंप्लीटली रीडिफाइन करने वाली हैं। इन सारे एग्जॉस्टिव मॉड्यूल्स को जब एक साथ मिलाकर देखा जाता है, तभी भविष्य की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की एक क्लियर और समग्र तस्वीर बनती है। उम्मीद है इन सभी विषयों का एनालिसिस पूरी तरह से स्पष्ट हुआ होगा।